तो मेंडलीव से जस्ट थोड़ा सा पहले कह सकते हैं कि लोथर मेयर्स ने एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व निकाला अपने ग्राफ में। तो उसने जो कर्व निकाला था वो कुछ ऐसा था। मान लीजिए ग्राफ ऐसा है ना मेरा, ये ऐसे और ऐसे। तो ये था मेरा एटॉमिक वॉल्यूम का, और यहाँ पर हो गया एटॉमिक मास का, ऐसे जा रहा था, एटॉमिक वॉल्यूम का ऐसे जा रहा था। तो उसके अंदर क्या था, यहाँ पे मान लीजिए सबसे टॉप पे, एग्जाम्पल पहले बता देता हूँ मैं। सबसे टॉप पे जो थे वो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि लिथियम, और उसके ऊपर आ गया हमारा कौन सा, सोडियम। उसके आगे ऊपर आ गया हमारा क्या, पोटेशियम। और जो सबसे नीचे होता था हमारा कौन सा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन से, जैसे कि बेरिलियम वगैरह हो गया, हमारे ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो मैंने आपको जस्ट अभी स्टार्टिंग में ही बताया था इस वीडियो के। ऑक्यूपाइड द डिसेंडिंग पोजिशन ऑन द कर्व। उस जो कर्व हमारा ऐसे करके जो कर्व बन रहा था, या ऐसे जो कर्व बन रहा है, उसके नीचे की जो पोजीशन में आ रहे थे वो अल्कलाइन मेटल थे। और उसके बाद आता है हेलोजेंस ऑक्यूपाइड द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। और कर्व में ही जो हेलोजन ग्रुप थे, हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि ग्रुप 17 के, किस कौन से, ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, हेलोजन ग्रुप। उनका नाम क्या है, हेलोजन ग्रुप। मैंने बताया था ना, हर ग्रुप को नाम दे रखा है। तो हेलोजन ग्रुप जो थे वो क्या थे, असेंडिंग पोजीशन में आपको मिल जाएंगे। असेंडिंग मतलब चढ़ती हुई पोजीशन में, बीच में मिलेंगे चढ़ती हुई पोजीशन में। तो ऐसा उसने एक कर्व टाइप का बनाया था। सबसे ऊपर कौन से हैं, वो एल्कली मेटल्स, सबसे नीचे क्या है, एल्कलाइन मेटल्स, और असेंडिंग पोजीशन में चढ़ते हुए में क्या है, हेलोजेंस थे। तो ये मेरा एग्जांपल था, इस टाइप का उसने ग्राफ दिया था। अब ग्राफ में क्या था, he plotted a graph between atomic volume and the elements and the atomic mass of the, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। एटॉमिक वॉल्यूम आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको आप ना पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। तो एटॉमिक वॉल्यूम एलिमेंट्स के कैसे निकाले जाते हैं उसको छोड़िए। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में उसने क्या बनाया है, कर्व बनाया, दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज का गेम हो रहा है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। तो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी वो जो उनकी जो पोजीशन थी वो भी क्या थी, सेम थी। जैसे कि एल्कली मेटल्स की बात करो, लिथियम अगर यहाँ पे टॉप पर है तो सोडियम भी क्या होगा, वो टॉप पर होगा। तो उसके उन दो, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम थी, तो उनकी जो पोजीशन थी पीक पर रहने की, एकदम सबसे ऊपर रहने की, वो क्या थी, वो भी हमारी क्या थी, पोजीशन सेम थी। तो ये इस कर्व के थ्रू उसने बताया। क्या नाम था, लॉथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इसके बारे में ज़्यादा उतनी बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जहाँ से ऑलमोस्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है हमारा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना होगा। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो उनके एटॉमिक वेट्स के थ्रू वो चल रही थी। पीरियोडिसिटी उनके किसके थ्रू चल रही थी, एटॉमिक वेट के थ्रू। कि इसका एटॉमिक वेट कम है तो ये पहले आएगा, फिर इसके बाद ये वाला आएगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला। इस तरीके से उनकी पीरियोडिसिटी चल रही थी, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। नेक्स्ट क्या है, टेबल कंसिस्ट ऑफ। अब ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो कैसा था दिखने में, स्क्रीन पर तो हो गई। तो उसके अंदर 9 वर्टिकल कॉलम्स थे। अब ये पहले तो ये जान लीजिए वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, याद रखने का सिंपल सा तरीका है। अगर वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब क्या है, वर्टिकल स्टार्ट होता है वी से, ठीक है। अब वी को बीच में से काटिए, कैसे कटेगा, सिमेट्री अगर करते हैं हम वी की तो ऐसे जाएगा ना। तो ये जो ऐसे लाइन बनती है वो हमारी क्या होगा, वर्टिकल। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो वो किससे होता है, स्टार्ट एच से। और एच को अगर मेरे को आधा करना हो तो ऐसे। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसे भी हो सकता है, अरे ठीक है ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे वी की, तो वी तो सिर्फ ऐसे ही हो सकता है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वी को पहले याद रख लो। अगर वी याद हो गया तो एच का हमें पता रहेगा, जो ऐसे लाइन होगी वो कैसी होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग भूल जाते हैं तो बस यही गेम है। इस क्लास में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो दोबारा मैं बताने के लिए रेडी हूँ और दोबारा से वीडियो बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा ना आपको क्या समझ में आ रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो टेबल कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम्स। 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, 9
जिन्हें हम क्या कहते थे, ग्रुप्स। जो भी वर्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप। जैसे कि मैंने बताया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल से काफी ज्यादा मदद ली थी। तो आज भी जो वर्टिकल हमारे जो कॉलम्स मिलेंगे उनको हम ग्रुप बोलते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, 9 तो नहीं है, ठीक है, डिटेल में बाद में। तो वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 9 थे मैंडलीव के अकॉर्डिंग, और हॉरिजॉन्टल रोज जो थे इस टाइप में, उनको हम क्या बोलते हैं, रो या फिर पीरियड बोला जाता है, वो कितने थे, सिर्फ 7। इसके बाद आता है गैप्स वर लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम। इस टेबल के अंदर कई जगहों पे गैप छोड़ दिए गए थे, उनको छोड़ ही दिया गया था, क्योंकि मैंडलीव को पता था कि इस जगह पर हमारा ये वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन डिस्कवर फ्यूचर में होगा। तो उसने गैप छोड़ दिया था उसकी एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज वगैरह को देखते हुए, क्योंकि रिपीटेशन तो यहाँ पर भी हो रही थी। इसने मदद किससे ली थी, न्यूलैंड से तो ली थी ना, एटॉमिक वेट जो है न्यूलैंड से मदद ली। और जो यहाँ ऑक्टेट रूल जो रिपीट हो रहा था, उसका पीरियोडिसिटी जो रिपीट हो रही थी, वो भी इसने इसी से लिया था। अब लेकिन जब कैल्शियम की बात रिपीट नहीं हो रही थी, वो यही देख रहा था कि रिपीट क्यों नहीं हो रही है, तो उसने उसको अपडेट किया और ये पाया कि यहाँ पर जो अभी एलिमेंट आएगा वो अभी डिस्कवर होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो गैप्स वर लेफ्ट हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैंडलीव टेबल, इंपॉर्टेंस क्या थी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हमें कितना फायदा हुआ मैंडलीव के टेबल से, या फिर क्या क्या चीजें हमें मिल गई। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, हम बड़े ही आराम से अब एलिमेंट्स को पढ़ सकते थे, बहुत ही आराम से पढ़ सकते थे, ठीक है। अब मान लीजिए लिथियम है, और मेरे को जो प्रॉपर्टीज मेरे को लिथियम की मिलेंगी, वही प्रॉपर्टीज मैं देखूंगा आगे चल के मेरे को सोडियम की भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हमें पता चल जाता था कि कौन सा एलिमेंट को मेरे को कहाँ पे प्लेस करना है, लेकिन उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ना बहुत आसान था। स्टार्टिंग में, मेरा कहने का मतलब है स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से मिल रही थी। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हम जब जितने भी हमने अभी तक रूल्स करे हैं, ट्रेड्स करे हैं, सब में हमने देखा जैसे जैसे हमारे और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे वो, उनकी थ्योरी क्या होती गई, फेल होती गई। अगला आया प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो मैंडलीव ने क्या किया था, प्रिडिक्ट कर दिया था, बता दिया था उसको, उसके दिमाग में ये बात थी कि नए एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होंगे, इसलिए उसने अपने मन से कुछ भी इधर उधर जबरदस्ती नहीं चिपकाया। उसने क्या किया, जगह छोड़ दी, जगह छोड़ दी, स्पेस छोड़ा। स्पेस छोड़ने से क्या हुआ कि जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वहां पर उनको बकायदा रखा भी गया। आगे है करेक्शन ऑफ रॉन्ग एटॉमिक वेट्स। तो एटॉमिक वेट, कई कुछ एटॉमिक वेट भी गलत थे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट था वो गलत था, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसने ठीक किया, किसकी मदद से, आइसोटॉप्स की मदद से, ठीक है। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, सॉरी, आइसोटॉप्स आप कह सकते हैं, उन्हें कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग होते हैं। क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेंडलीव जो था ना, इसी के पीरियोडिक टेबल में हमें आइसोटॉप्स मिले थे। ये जो आइसोटॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है, हमें इसी के टेबल में पढ़ने को मिला था पहली बार, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 है। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक वेट कह लीजिए, एटॉमिक मास ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट, यहाँ पर एटॉमिक नंबर और यहाँ पर एटॉमिक वेट, ठीक है। तो 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है, 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, जिनके एटॉमिक मास तो आपके सेम रहेंगे। आइसोटॉप किसे बोलते हैं, टॉप पे जो अलग हो, आइसोटॉप, यानी कि टॉप पे जो भी चीजें अलग होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम जो है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, जिनका एटॉमिक मास एक ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक ही है, एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये आइसोटॉप्स हैं। तो इन्हीं की वजह से जब हम आइसोटॉप्स को, अभी मैं आगे चल के फिर से बताऊंगा एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट के अंदर, ये आपको और डिटेल में पता चलेगा। तो आइसोटॉप्स की मदद से उसने क्या किया, बेरिलियम का जो हमारा वेट था, एटॉमिक वेट था, उसको करेक्ट किया। फिर डिफेक्ट, अब क्या हुआ कि ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो भी हमारा क्या एक्सेप्टेबल नहीं था। अब क्यों नहीं था, उसके अंदर भी डिफेक्ट थे। कौन कौन से, पहले तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये जान लीजिए कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है आज के डेट में भी
ये जो आज की डेट में जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर भी कोई फिक्स नहीं कर पाया, मतलब पर्टिकुलर फिक्स नहीं है। वैसे तो कहा गया है कि यहाँ पे होता है ना हमारा, अगर मान लीजिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल है तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो कहीं आप फ्यूचर में आप चल के देखेंगे हाइड्रोजन को यहाँ बीच में रख दिया, ना तो फर्स्ट में रख रहे हैं ना 17 ग्रुप में रख रहे हैं। अच्छा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि रीजन वही है जो उस टाइम पे था, आज भी वही रीजन है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन जो है कभी तो वो एल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है हमारा जो फर्स्ट ग्रुप वाला है, और कभी वो 17 ग्रुप जो है ना हेलोजन ग्रुप उसकी तरह बिहेव करता है। क्यों, ये देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एल्कली मेटल जितने भी होंगे जैसे कि लिथियम हो गया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा हमेशा बाहर होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो देने के सोचेंगे हम दे देते हैं फटाफट किस हम स्ट्रांग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये लिथियम हो गया। अगर मैं बात करूँ 17 ग्रुप की, 17 ग्रुप में मान लो फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ इसका क्या है 17 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8 और 7। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसके पास दो हो जाएंगे। पहले हमारे जो शेल होता है के शेल होता है उसके अंदर हमें दो ही तो चाहिए होते हैं ना, तो ये बंदा हाइड्रोजन जो है वो अगर वो एक दे देता है किसी को स्टेबल होने के लिए तो वो एल्कली मेटल की तरह बिहेव करेगा, लिथियम वाले की तरह, एल्कली मेटल्स की तरह। और अगर वो हाइड्रोजन किसी से लेना चाहेगा तो वो हेलोजन ग्रुप की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यही प्रॉब्लम उठ रही थी उस टाइम पे कि हाइड्रोजन को हम रखे तो रखे किधर, एल्कली वाले की तरफ रखे या हाइड्रोजन वाले की तरफ रखे। तो हाइड्रोजन के पोजीशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो ये पहला डिफेक्ट आने लगा उसके अंदर। इसको इरेज कर दूं। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स में क्या था कि अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर एटॉमिक वेट के थ्रू हमारे जो एलिमेंट्स को उनको प्लेस किया गया था एटॉमिक वेट्स के थ्रू। और जब अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो वो क्या है 1H1, 1H2 और 1H3। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम में ये एटॉमिक वेट इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो अब इसलिए से बात है, अब 3 एटॉमिक वेट अलग अलग एटॉमिक वेट्स के हैं, बट इनको रखा कहाँ पे गया, एक ही बॉक्स के अंदर। कौन से वाले, एल्कली मेटल के अंदर, जो सबसे पहला ग्रुप था। अब आपने उनको सबसे पहले ग्रुप में रख दिया, लेकिन एटॉमिक वेट इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। आइसोटॉप्स जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है उनका एटॉमिक वेट तो अलग अलग है, तो उनको अलग अलग वो चाहिए था, उनका बॉक्स अलग 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 उनको कॉलम में डालो, लेकिन उन्होंने अलग अलग में ना डाल के एक ही कॉलम में डाल दिया। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स भी एक प्रॉब्लम बन गई किसके लिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए। अगला आता है हमारा पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स में क्या है कि 14 एलिमेंट्स जिनके अलग अलग एटॉमिक वेट्स हैं, सबके अलग अलग एटॉमिक वेट्स हैं, याद रखना, लेकिन उन सबको भी एक ही बॉक्स में रखा गया। तो उनकी पोजीशन में भी यही प्रॉब्लम आई। एनोमलस पेयर, एनोमलस पेयर क्या है कि कुछ पेयर्स थे, पेयर किसे बोलते हैं, कोई भी दो चीजों को मिलाकर ही पेयर बनता है ना। तो ऐसे मान लीजिए कोबाल्ट है और निकेल है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट था वो कितना था 58.96, और निकल का जो था वो कितना था 58.68। अब इन दोनों के एटॉमिक वेट में आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। लेकिन फिर भी अब इसने तो किसके अकॉर्डिंग रखा है, एटॉमिक वेट के थ्रू रखा है, तो सबसे कम वाला पहले आना चाहिए, सबसे ज्यादा वाला बाद में आना चाहिए, लेकिन इसको पहले रख दिया और इसको बाद में रखा, तो ये क्या हो गया, एनोमलस पेयर ही तो हुआ। तो इसकी तरह और भी कुछ एलिमेंट्स थे जिनको उनके वेट के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया था। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी मेंडलीव में, इसलिए हमें फिर एक नई टेबल बनानी पड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करना अब हम स्टार्ट करेंगे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, जो कि है हमारा एटम। तो बात करते हैं एटम की। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय फिजिकल और केमिकल मींस। यानी कि एटम क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है किसका, एलिमेंट का। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इस दुनिया में, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको जिन चीज़ों को मिलाकर कोई भी एलिमेंट बनता है वो क्या है, एटम है। तो एटम को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं सिंपल पार्टिकल्स के अंदर। हालांकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वो स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में, लेकिन वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि एटम के सब एटम है, एटम के पार्ट्स हो गए, ठीक है। बट उसको सिंपल पार्टिकल्स में आप, जैसे कि नॉर्मल हम एलिमेंट से, हमारा पेन हो गया उसको तोड़ दिया जैसे, तो वो सिंपल पार्टिकल्स में स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता उसे फिजिकल या फिर कोई भी केमिकल तरीके से, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आता है शेल। पहला क्या है? शेल। तो शेल के बारे में हम पहले पढ़ेंगे क्या है। एटम मान लीजिए ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, बहुत सारे जितने भी जो भी होता है, पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले क्या आता है हमारा न्यूक्लियस। ये मेरा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। इन शेल के नाम क्या है? के, एल, एम, एन। क्या है? के, एल, एम और एन। इनको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। अब इन सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आता है हमारा सेकंड नंबर पे टॉपिक, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्कोमोडेट इन पर्टिकुलर शेल। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि हम, कि इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n²। ये मेरा क्या है? फॉर्मूला है कि हमें पता चल जाएगा इससे कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर के की मैं बात करूं तो ये मेरा क्या है? फर्स्ट, पहला शेल है ना, तो फर्स्ट है, तो ये 2n², 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 ये वाला एन नहीं, नंबर वाला एन, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, तो पहले वाले में 2 आते हैं। और आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास 2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो पहला शेल में है ना वो, तो पहले में 2 ही आ सकते हैं। दूसरे में 2 2 4 2 8, 3 3 9 2 18, 4 4 16 2 32। ऐसे हम बता सकते हैं कि किस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा एटम का सेकंड पॉइंट। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी जम्प्स फ्रॉम वेयर टू वेयर एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जम्प्स फ्रॉम ब्ला ब्ला। अच्छा, इसको समझने से पहले ऐसा करते हैं, हम एक चीज समझते हैं। अब सोचिए कि घर में कोई बच्चा है, ठीक है। बच्चे को छोड़िए, आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब मैं भला कौन होता हूँ। अब आपने खाना नहीं खाया पिछले 3 दिनों से, तो क्या होगा? आपके अंदर की एनर्जी जो होगी वो पूरी तरीके से चली जाएगी। 3 दिन तो छोड़िए, आप 1 दिन या आधे दिन भी नहीं खाते तो क्या होता है? एनर्जी जाने लगती है। आप सोचते हैं अरे यार मेरे को बहुत जोर से भूख लगी। और जब भूख जितनी जोर से लगती जाती है, जितना टाइम बीतता जाता है, तो आपकी एनर्जी क्या है? जाती चली जा रही है। और एनर्जी जाने से क्या होगा? आप मूव करेंगे इधर से उधर। मतलब वैसे तो एक जगह पे पड़े रहेंगे, लेकिन मूव तो करना पड़ेगा ना खाना लेने के लिए। अब मम्मी लेके आती है, मम्मी नहीं हुई तब क्या करेंगे? तब तो आपको ही उठना पड़ेगा। घर के अंदर पूरे आप अकेले हैं, तब क्या करेंगे? मूव करना पड़ेगा ना। तो सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब ये है कि जब आप एनर्जी लूज करते हैं तो मूव करते हैं। और ऐसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं तब भी आपको मूव करना होता है। क्योंकि बचपन में आपको याद होगा, बचपन में ही सबसे ज़्यादा होता है, बड़े होने के बाद तो हम आलसी बन जाते हैं। बचपन में हमारी जब एनर्जी लूज होती है तब भी हम इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ग्लूकोज वगैरह पी के बोलते नहीं है कि हम अब तो देखो कैसे भागते हैं, कूदते हैं। बाहर से आते ही हम सबसे पहले पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो यही केस इलेक्ट्रॉन में भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, तो वो जो शेल होता है ना, उसके अंदर अपनी जो पोजीशन है वो लगातार चेंज करने लगता है। और ऐसे जब एनर्जी गेन करता है कहीं से, तब भी वो क्या करेगा? ऊपर नीचे होगा। तो अब वो ऊपर नीचे कहाँ से कहाँ होगा, ये देखना है हमें, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी। यहाँ पर लिख लीजिए इफ एन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है तो इट जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी शेल या एनर्जी बैरियर, जो बोलना बोलिए। मान लीजिए ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस है। ये पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर तो 2 होंगे। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मान लेते हैं 2 मेटल, यहाँ 1 2 3, जो भी है 8 ही मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मान लीजिए पूरा तो नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये 7 कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए। अब अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को लूज करता है, तो लूज करने से क्या होगा? ये जंप कर जाएगा। ये पूरा ही गलत है, ये लीजिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इससे बाहर वाले शेल में, ठीक है। अगर ये एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा, तो ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। किस पर? लोअर एनर्जी लेवल पर। हायर से लोअर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी क्या की? लूज कर दी। तो जैसे कि आप बेड पर लेटे हुए थे, बेड से क्या हुआ? जमीन पर गिर गए क्योंकि भूखे थे।
ऐसे ही हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा जब ये एनर्जी लूज करेगा। और जब एनर्जी क्या है गेन हो जाएगी, जब आपने दोबारा से खाना खा लिया तो आप जमीन से उठ के दोबारा से बेड पे आके गिर जाएंगे। तो यहाँ पे यही सिस्टम है कि हायर एनर्जी जब होगा तो जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर वापस चले जाएगा। या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ ये था ना, एक इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले में तो पूरे हैं 8 के 8, तो ये नीचे तो आ नहीं सकता, 8 का 9 तो बना नहीं सकता। तो क्या होगा, ये जो है ऊपर कूद जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। एनर्जी इतनी आ गई है ये अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ कूदूँ, कहाँ भागूँ। एक छोटी सी जगह में मेरे को बंद करके रख दिया और इतना सारा खाना खिला दिया, इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर कूद जाएगा। बाहर कहाँ पे, जहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली शेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाले शेल्स तो खाली रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो होंगे ही नहीं। तो बाहर वाला शेल पूरा खाली, तो ये बाहर जाके जंप कर जाएगा किससे, लोअर से हायर एनर्जी के लिए। अच्छा, एक और चीज जो याद रखने वाली बात क्या है कि जो ये प्रोसेस होता है लोअर से हायर जाना, हायर से लोअर जाना, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, ज्यादा वक्त के लिए नहीं होता। केस अगर मैं लूँ तो बच्चे भी क्या है, ज़्यादा टाइम के लिए बाहर खेलने के लिए नहीं जाते, 1-2 घंटे खेलेंगे वापस तो उन्हें घर पे ही आना है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है, जब थक जाते हैं, चूर-चूर हो जाते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा जिसके अंदर आ रखी है, वो जब थक के आराम से अपनी नॉर्मल एनर्जी लेवल पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वापस अपने दोबारा से शेल में आ जाता है। और जिसके पास पहले कम था इलेक्ट्रॉन ने, जिसने एनर्जी लूज कर दी थी, यहाँ पे आने के बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो चार्ज होता है अपने पास, उसके एनर्जी आ जाती है, वो वापस अपने वाले एनर्जी लेवल पे चले जाता है। अच्छा, इनके जंप करने से क्या होता है या क्या नहीं होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसको अभी ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर सिर्फ इतना याद रखना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। और एक और चीज लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर ये हमेशा एक ही होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो मेरे को कोई भी एलिमेंट का आप वो सोचिए, कोई भी एलिमेंट अगर मैं सोचूं, तो जैसे कि सोडियम ले लेते हैं। सोडियम क्या है, Na, ठीक है, ये सभी इरेज करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम सोडियम लेते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 ही है यार, 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 और 1। तो सोडियम का अगर मैं ये बनाता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो कैसा होगा, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स को मान लीजिए मैं एक्स बनाता हूँ। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है क्या है, 11। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो 11 है तो 11 ही इसके पास प्रोटॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट बनाता हूँ, 1 2, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गए। अब कितना बचा, एक और बच गया, तो एक को यहाँ रख देते हैं, 11 हो गए। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 11 प्रोटॉन्स हो गए, और 11 ही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ये मेरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा, Na का होगा, यानी कि सोडियम का होगा। Na क्या है मेरा, सोडियम। क्लियर है, आई होप इट्स क्लियर। आगे आता है एटॉमिक मास किसे बोलते हैं। एटॉमिक मास हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, अब न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है ना, ये मान लीजिए अगर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है, एक नहीं होता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो। अगर मान लीजिए 11 प्रोटॉन है तो आप सोचिए कि 11 न्यूट्रॉन भी होंगे, तो 11 प्लस 11 होगा टोटल 22, तो मैं 22 लिख के आ जाऊंगा, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। एटॉमिक जो मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसी का अगर एग्जाम्पल लूँ तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। तो 11 प्लस 12 कितने हो गए टोटल, 23, ठीक है।
तो इसीलिए जो Na का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 23। एटॉमिक मास हो गया। अब हमें करना है एक टॉपिक, वो है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास हो चुका है हमारा। एटॉमिक मास क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है एटॉमिक मास क्या है। लेकिन एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट की डिफाइन नहीं देखिए। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर कंपेयर्स द मास एटम, मास ऑफ एटम होना चाहिए, हाँ मास ऑफ एटम है, ऑफ एलिमेंट्स विद दैट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। तो उसके यहाँ पर आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास समझने में बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। तो ध्यान से देखते हैं क्या है। पहले एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ अ सिंगल आइसोटॉप और सिंगल एटम। तो अगर मैं एग्जांपल लूं ना, तो ये मान लीजिए कार्बन, कार्बन क्या है C6, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, कौन कौन से, C613 ले लेते हैं और C614 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर इस कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12, इस कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 13, यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 14। तो यहाँ पर एटॉमिक मास अलग, यहाँ पर एटॉमिक मास अलग, यहाँ पर एटॉमिक मास अलग। लेकिन मैं अगर तुम आपसे जब पूछा जाता है कि एटॉमिक वेट क्या है कार्बन का, तो हमें उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन तीनों का हमें एवरेज वेट निकालना पड़ता है। और जब एवरेज वेट निकालते हैं किसके थ्रू, एवरेज, इनके रिलेटिव एबंडेंस के अकॉर्डिंगली हम इनका एवरेज वेट निकालते हैं। तो वही बताया गया, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर, ये एक वो नंबर है जिसको हमें निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ता है, किसको, मास ऑफ द एलिमेंट, इसका पर्टिकुलर मास क्या है और किसके साथ, कार्बन 12 के आइसोटॉप के साथ, ठीक है। या फिर हम ऐसे समझते हैं द एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स आइसोटॉप्स। तो एवरेज वेट इसके पूरे के पूरे आइसोटॉप्स का अगर हम देखें एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस के, और उसके रिलेटिव अबंडेंस के साथ, सारे के सारे जो इसके अपने आइसोटॉप्स हैं उनका और उसके रिलेटिव अबंडेंस को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको एक वो निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं उसका, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि उसका एटॉमिक वेट क्या है किसी भी एलिमेंट का। ऐसे ही हमने बेरिलियम का भी निकालता है। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं एटॉमिक वेट कार्बन 6, मैंने क्या लिया, कार्बन 12 और कार्बन 13, ठीक है। अगर मैं इनके रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस क्या है 98.8, 98.8 समझ रहे हैं, 98.8%। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहे तो 98.8% इनकी क्या है रिलेटिव अबंडेंस, इतने ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो कार्बन 12 है वो हद से ज़्यादा, जो इनके जो आइसोटॉप्स हैं या आइसोटॉप्स हैं वो क्या है, उसमें कार्बन 12 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और फिर उसके बाद कार्बन 13 जो है 1.11% के में पाया जाता है। और फिर आता है कार्बन 14 जो कि सबसे कम पाया जाता है, वो क्या होता है 0.001%। तो इसलिए मैंने उसको कैलकुलेट, मतलब अपनी कैलकुलेशन में ऐड ही नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उसकी एबंडेंस ही कम होती है। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करने भी जाऊँगा 0.001 को आप मल्टीप्लाई कीजिए किसी नंबर के साथ, तो आपका आंसर भी क्या आएगा 0.00 कुछ अराउंड में आएगा, है ना। तो उसको ऐड करने का मतलब वही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर होगा, तो उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आ पाएगा हमारे आंसर में। तो यहाँ पे हम देखें एबंडेंस इसकी कितनी होगी 0.09889 मल्टीप्लाई बाय कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है 12, तो उससे हमारा आंसर आया ये। अब एबंडेंस क्या है, कार्बन 13 की एबंडेंस इतनी है मल्टीप्लाई बाय कार्बन 13 का एटॉमिक मास, ये 13.0034 एक्यूरेट मास जो है, और उसको मल्टीप्लाई करने पे आया 0.1443। अब जब मैंने इसका एवरेज वेट निकाला, यानी इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 12.011 यू। यू क्या है, यूनिट मास, यूनिट होती है बेसिकली है। तो एवरेज वेट कितना है 0, और ये मेरे क्या है कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक वेट जो है, एक्यूरेट जो वेट होता है वो कितना होता है 12.011 यूनिट मास। तो ये मेरा क्या है एटॉमिक वेट। तो आई होप कि अब क्लियर है आपका, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट अलग अलग चीज़ें हैं और वो कैसे अलग हैं और उनको कैसे निकाला जाता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, एटॉमिक मास जो है वो सिंगल आइसोटॉप या फिर सिंगल एटम का होता है, जबकि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग आइसोटॉप, जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उस एलिमेंट के, उन सबका एवरेज जो मास आएगा हमारे पास, ठीक है, उस सबका जो एवरेज जो वेट आएगा, उस सारे के सारे आइसोटॉप्स का जो एवरेज वेट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे एटॉमिक वेट।